माँ पापा जब तक दुनिया में थे हमारे लिए किसी जन्नत से कम नहीं था। हमें किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि वह हमारी सारी टेंशन को मिनटों में दूर कर देते थे। भले ही हम लोग अमीर नहीं थे, लेकिन दिल से बहुत अमीर थे। माँ पापा की हम 3 संतानें थीं। इस वजह से माँ पापा काफ़ी खुश थे और हमारा खूब ख्याल रखते थे। आज तक हमारी आंखों में आंसू नहीं आने दिए थे। और भला माँ बाप के होते हुए बच्चों की आंखों में आंसू आ जाए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। जब तक माँ बाप का साया सिर पर होता है, औलाद बेफिक्र और निडर होकर रह सकती है। उसे किसी भी चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसके कपड़े लते और खाना पढ़ाई करना सब कुछ उसके माता पिता करवाते ही हैं। अगर नहीं भी करवाते तो उन्हें किसी भी चीज की चिंता करने की तो जरूरत नहीं होती, क्योंकि 2 वक्त का उन्हें तो खाना कहीं ना कहीं से लाकर ही देते हैं। यही सब कुछ हमारे साथ भी हो रहा था। बेशक हम लोग इतने ज्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन फिर भी मेरे माता पिता कैसे भी इंतजाम करके हम लोगों की पढ़ाई भी करवा रहे थे और हम लोगों के खाने पीने तक पूरा ख्याल रखते थे। हमारा पूरा घर हमारी हंसी से गूंजा रहता था। आज तक ना ही हमने आपस में कभी झगड़ा किया था और ना ही हम बच्चों ने अपने माता पिता से कभी जिद की थी। हम छोटी सी उम्र में ही काफी समझदार हो गए थे। हमें पता था कि हमारे घर के हालात कैसे हैं। इस वजह से हम लोगों ने कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं की थी जिस वजह से मेरे माँ पापा को ठेस पहुंचे। शायद वह लोग कम ही जीने वाले थे। इस वजह से तो हम लोगों को इतनी खुशियां दे रहे थे। जब तक माँ बाप का साया सर पर था हम बेफिक्र थे, लेकिन उनके जाने के बाद तो हमारी जिंदगी ने ऐसे ऐसे मोड़ लिए थे जिनका अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो सकता है। माँ पापा के जाने के बाद तो हमारी जिंदगी पूरी तरह से बेरंग हो गई थी। मेरी जिंदगी में तो तूफानों ने इस कदर घेरा कर लिया था कि वह थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। दरअसल मेरा नाम आरजू है। मेरे माता पिता मुझे इस दुनिया से छोड़कर जा चुके थे। मुझसे छोटे मेरे 2 भाई बहन थे। मुझसे छोटी मेरी बहन और उससे छोटा एक भाई। पहले तो हम अपने चाचा चाची के साथ रहते थे। वो लोग जैसे तैसे हमें पाल रहे थे और इतना बड़ा कर दिया था, मगर साथ ही साथ वह हमारे ऊपर अत्याचार भी करते थे। कभी हमें खाना नहीं देना चाहते थे। हम दोनों बहनों से घर के बहुत सारे काम करवाना और मेरे छोटे भाई को भी छोटी छोटी बात पर डांटना। जब मैं 15 साल की थी तभी मेरे माता पिता हम इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। दोनों की ही आगे पीछे मौत हो गई थी। मेरी छोटी बहन बहुत छोटी थी और मेरी भी उम्र ज्यादा नहीं थी। मैं भी ज्यादा कुछ नहीं जानती थी, इसलिए चाचा चाची के घर में रहकर चाचा के अत्याचार खामोशी से बर्दाश्त करते रहे, जैसा चाची कहती थी। हम तीनों भाई बहन वैसा ही करते थे। लेकिन अब मेरी उम्र 20 साल हो गई। मैंने इंटर किया हुआ था, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मैं अपने मम्मी पापा के सामने ही पढ़ चुकी थी। मैंने अपनी पढ़ाई को बंद नहीं किया था। मैंने जिद से इंटर पास किया था, क्योंकि मैं पढ़ना चाहती थी। पर मैंने अपने चाचा चाची से कहा कि मुझे पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वो लोग मेरी जिद के आगे मजबूर हो गए थे। मगर पढ़ाई के दौरान मुझे घर के भी सारे काम काज करने होते थे। जैसे तैसे वक्त गुजर गया और मेरा इंटर कंप्लीट हो गया था। अब हम लोगों के साथ चाची बहुत बुरा बिहेव रखने लगी थी। मेरी उम्र 20 साल, मेरी छोटी बहन की उम्र 15 साल और छोटे भाई की उम्र 13 साल थी। हम लोग काफी बड़े हो गए थे और मैंने सोच लिया था कि अब मैं अपने चाचा चाची के अत्याचार को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो लोग ऐसी कड़वी कड़वी बातें हमें कहते थे कि हम खामोशी से सुनते रहते थे। जब मेरे मम्मी पापा जिंदा थे तब हम सब लोग एक साथ जॉइंट फैमिली में रहते थे। तब हमारे दादा दादी भी थे। मगर दादा दादी भी परलोक सुधर गए और मेरे मम्मी पापा भी नहीं रहे, तो चाचा चाची का पूरे घर में राज चलने लगा। हमारी बुआ भी थी, जो कि दूसरे शहर में रहती थी और हमसे बहुत प्यार करती थी। चाचा चाची उनसे दिखावा करते थे कि वह हम तीनों भाई बहन से बहुत प्यार करते हैं, मगर सच तो ये था कि वह कभी हमसे ढंग से बात तक नहीं करते थे। इस घर में रहते हुए कभी हम तीनों भाई बहन ने ताज़ी खाना नहीं खाया था। हमें हमेशा बासी ही खाना दिया जाता था। चाची हम तीनों भाई बहन को
किसी भी तरह से घर से बाहर निकालना चाहती थी, इसलिए किसी ना किसी बात पर मुझसे फिर मेरी छोटी बहन से लड़की रहती। मियम बड़ी और समझदार हो गई थी, इसलिए उनकी बातें नहीं सुन सकती थी। मैंने बुआ को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था कि चाची हमारे साथ किस तरह का बिहेव करती हैं, और अब हम तीनों में ही इतनी हिम्मत नहीं है कि हम उनकी बातों को बर्दाश्त कर सके। चाचा का सिर्फ एक ही बेटा था जो सिर्फ अभी 10 साल का था और स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था। उसको बहुत प्यार से रखती थी। हम भी उसको अपना ही भाई मानते थे, मगर चाची हमें अपने बेटे से बातचीत नहीं करने देती थी। बुआ को जब इन सारी बातों का पता चला तो घर आ गई थी और इस तरह उन्होंने घर में हंगामा डाल दिया। वह मेरे पापा मतलब अपने बड़े भैया से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए उन्होंने अपने बड़े भाई का हिस्सा हम तीनों भाई बहन को दिलवा दिया था। चाचा चाची जबकि पूरा घर को हड़प कर लेना चाहते थे। हम इस घर में नहीं रहना चाहते थे, इसलिए हमने पैसों की डिमांड की थी। चाचा ने हमें मेरे पापा के हिस्से के पैसे दे दिए थे। इस तरह बुआ जी ने भी हमें उन पैसों का एक मकान दिलवा दिया, जो छोटा जरूर था, मगर हम तीनों भाई बहन के लिए काफी था। हम यहां पर अपनी मर्जी के मुताबिक रहना चाहते थे, क्योंकि कभी भी हम चाचा चाची के घर में सुकून से नहीं रहे थे। अब हमें खुशी थी कि हम अपने अलग घर में आ गए थे, इसलिए अपने मुताबिक जिंदगी जिएंगे। मगर अभी आने के बाद ही एक नई परेशानी निकल आई थी। पहले तो हम रूखी सूखी जैसे भी खाते थे, चाचा की पैसों की कमाई खा रहे थे, लेकिन अभी हम भले ही अलग घर में रह रहे हैं। अब हमें यहां खिलाने के लिए पैसे कौन देगा और खाना कहां से आएगा? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब यह सब कुछ कैसे किया जाएगा। इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि मैं कहीं पर नौकरी करूंगी। मैं इंटर पास थी, मुझे किसी भी स्कूल में आसानी से नौकरी मिल जाती। मैंने अपनी स्कूल की ही जान पहचान वाली दोस्त के थ्रू स्कूल में नौकरी करना शुरू कर दिया था, मगर वहां मुझे सैलरी ज्यादा नहीं मिल रही थी। एक महीने में इतने पैसे भी नहीं आते थे कि हम तीनों भाई बहन का गुजारा हो सके। मैंने अपने छोटे भाई का स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। छोटी बहन घर में रहकर घर के काम काज किया करती थी। उसको कम उम्र से ही घर के काम अच्छे से आते थे। जिस तरह चाची ने मुझे घर के काम में घेर दिया था, इसी तरह मेरी बहन को भी घर के काम में घेर कर रख दिया था। अपनी बहन को तो मैं खुद पढ़ाया करती थी। अपने भाई की भी स्कूल की फीस देनी होती थी और फिर उसकी कॉपी किताबों का खर्चा। सबसे ज्यादा पैसे तो मेरे भाई की ही फीस में जा रहे थे। घर में कुछ बचा ही नहीं था। मुझे मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि तुम्हें कहीं और नौकरी के लिए ट्राई करना चाहिए। टीचिंग ना करके तुम अगर किसी कंपनी में नौकरी करना चाहो तो तुम्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे। मगर एक प्रॉब्लम यह थी कि मैं इंटर से ज्यादा पढ़ी हुई नहीं थी। मेरी फ्रेंड ने कहा कि फिर भी तुम एक बार ट्राई करके तो देखो, अगर कहीं चल जाए तो जिंदगी बदल कर रख देता है। इसलिए अपनी फ्रेंड के मुताबिक मैंने किसी कंपनी में नौकरी करने के बारे में सोच लिया था। वैसे तो मैं शुरू से ही अच्छे नंबर से पास आती थी, क्योंकि मुझे पढ़ने की बहुत लगन थी। अगर मैं आगे और पढ़ती तो शायद मुझे आसानी से कहीं भी नौकरी मिल जाती। मगर क्या कर सकते हैं, चाचा चाची ने इतना कर दिया था, वही मेरे लिए बहुत था। अब मुझे कुछ भी करके कहीं और नौकरी की तलाश करनी थी। मैंने शहर की हर अच्छी कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने शुरू कर दिए थे। मैंने नौकरी की तलाश में सब कुछ कर लिया था। मुझे कहीं भी अच्छी कंपनी में नौकरी नहीं मिल पा रही थी। मैं बहुत मायूस हो गई थी। मेरे बहन भाई मुझे हमेशा समझाते थे कि दीदी परेशान मत हो, भगवान कोई ना कोई सल्यूशन जरूर निकाल देंगे, और वैसे भी सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। आपको मायूस नहीं होना चाहिए। आप तो हमारी बहुत हिम्मत वाली बहन हो। अगर आपने हिम्मत तोड़ दी तो हम दोनों भाई बहन का क्या होगा? हम गरीबों के पास सिर्फ भगवान पर भरोसा रखने के अलावा कुछ नहीं था। मेरे भाई बहन का साथ और प्यार मेरे लिए सब कुछ था। एक दिन मुझे अच्छी नौकरी जरूर मिल जाएगी, मगर अब परेशानी यह थी कि मैं अपने भाई बहन के लिए खाने के लिए कहां से लाती। घर खरीदने के बाद मेरे पास पैसे खत्म हो चुके थे। मैंने फिर भी अपने लिए कोशिश जारी रखी। कॉल पर हालचाल पूछे थे तो मैंने उन्हें घर की परेशानी के बारे में सब कुछ बता दिया था। वह हमेशा हमारा साथ दिया करती थी। उन्होंने मुझे कुछ पैसे सेंड कर दिए थे।
उनके दिए गए पैसों से कुछ दिन हमारा गुजारा हो गया था। मैं चाहती थी कि मेरी बहन भाई पढ़ लिख कर कुछ कामयाब बन जाए और अब हमारी जिंदगी भी आसान हो जाए। मगर चाचा चाची के घर से निकलने के बाद तो हमारी जिंदगी और ज्यादा मुश्किल हो गई थी। एक दिन मुझे मेरे दोस्त की कॉल आई और उसने बताया कि तुम्हारे लिए कंपनी में नौकरी है, वहां पर तुम्हारा इंटरव्यू है, कल चले जाना। मेरे दोस्त ने अपने हिसाब से वहां पर मेरे लिए बात कर ली थी, इसलिए मैं अपने दोस्त के कहने के मुताबिक अगले दिन इंटरव्यू के लिए जाने लगी थी। तभी अचानक बुआ जी की कॉल आ गई। मैंने बुआ जी को बताया कि आज मेरा इंटरव्यू है, आप मेरे लिए प्रार्थना करना कि मेरी नौकरी पक्की हो जाए, मैं कामयाब हो जाऊं। बुआ जी ने मुझे कॉल पर बहुत आशीर्वाद दिया था। मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर घर से निकल गई थी क्योंकि मुझे बस से जाना था, इसलिए मैं बस स्टेशन के पास जाकर बस के आने का इंतजार करने लगी। मोबाइल में टाइम देखा तो इंटरव्यू शुरू होने में सिर्फ आधा घंटा रह गया था और मुझे जाना भी काफी दूर था। मैं परेशान होते हुए इधर उधर देखने लगी कि अचानक मेरी नजर मेरी बचपन की सहेली रथु अपनी स्कूटी से कहीं जा रही थी। मैंने जल्दी से रथु को आवाज लगाई और उसे बताया, मेरे पास टाइम बहुत कम है, क्या तुम मुझे इस एड्रेस पर पहुंचा सकती हो? रथु ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें यहां पर छोड़ दूंगी, लेकिन मुझे जल्दी अपने घर पहुंचना है। मैंने उससे कहा कि प्लीज आज तो मेरी मदद कर दो, मुझे आज तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। रथु बहुत अच्छी थी, इसलिए उसने मेरी मदद कर दी। मैं जल्दी से उसके साथ बैठ गई और उससे कहा कि थैंक यू, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। रथु ने स्कूटी स्टार्ट कर हम लोग ऑफिस की तरफ पहुंच गए थे। रतुर बहुत तेज रफ्तार के साथ मुझे यहां लेकर आई थी। 5 मिनट पहले ही मैं ऑफिस के गेट पर पहुंच गई थी। उससे पहले भी वहां पर काफी सारे लोग इंटरव्यू दे चुके थे और इंटरव्यू देने के लिए अभी एक लड़का और एक लड़की वहां पर बैठे हुए थे। इन दोनों के बाद मेरा नंबर आने वाला था। मैंने गहरी सांस भरी और सोचा कि मैं बिल्कुल सही टाइम पर आ गई हूं। आज रथु ने मेरी बहुत मदद कर दी थी। भगवान उसका भला करे, नहीं तो मैं आज लेट हो जाती और मेरा इंटरव्यू भी देर से होता। आज पहले ही दिन मेरे यहां पर इंसल्ट हो जानी थी और फिर शायद मुझे नौकरी भी नहीं मिलती। यही सब सोच रही थी कि अंदर से 15 मिनट बाद मेरे नाम की आवाज आ गई थी। मैंने अपना नाम सुना तो मैं थोड़ी नर्वस हो गई थी और फिर मैंने भगवान को याद किया और फिर मैं केबिन के अंदर चली गई थी कि मेरी नजर सामने की तरफ गई तो लगभग एक 50 साल की उम्र के आदमी बैठे हुए थे और उनके बराबर में ही चेयर पर मेरी उम्र का एक लड़का बैठा हुआ था जो देखने में बहुत हैंडसम और स्मार्ट था। सामने बैठे एक आदमी ने मुझसे मेरी फाइल मांगी थी। शायद वहां के बॉस थे। मेरी फाइल खोलते हुए वह कुछ सवाल करने लगे। डॉक्यूमेंट चेक किए तो वह कहने लगे, तुमने सिर्फ इंटर किया हुआ है, लेकिन हमारे यहां तो नौकरी के लिए पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। उनकी बात सुनकर मैं हैरान हुई, बल्कि शर्मिंदा भी हो रही थी। मैंने उनको सच सच बता दिया था कि मेरी पढ़ाई किस वजह से रुक गई थी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती थी। मैं झूठ बोलकर किसी को भरोसे में रखने वालों में से नहीं थी, जबकि सच बोलकर मैं अपना किनारा कर लिया करती थी। मेरी सारी बातें सुनने के बाद और मेरे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद सर ने साथ बैठे हुए इस लड़के को मेरे डॉक्यूमेंट थमा दिए थे। उसने एक नज़र मेरे डॉक्यूमेंट की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। मैं उसकी इन हरकतों से बेहद कंफ्यूज हो रही थी। ऐसे घबराहट में मैं उस लड़की और उनके सामने बैठे हुए सर को देखे जा रही थी और मन ही मन बार बार यही प्रार्थना कर रही थी कि ये लोग मुझे। उन दोनों ने आपस में कुछ देर डिस्कस किया था और इसी तरह से डिस्कस करने के बाद सर ने मुझे बाहर इंतजार करने के लिए कह दिया था। मुझे पक्का यकीन था कि यह लोग मुझे नौकरी नहीं देंगे, क्योंकि बड़ी कंपनी थी, यहां पर लोगों को मुझसे भी अच्छी वर्कर मिल सकती थी। मेरी भले ही एजुकेशन ज्यादा नहीं थी, मगर मैं बहुत टैलेंटेड और इंटेलिजेंट लड़की थी। हमारे स्कूल में कंप्यूटर भी सिखाया जाता था, इसलिए मुझे कंप्यूटर चलाना भी आता था। मुझे नहीं लगता था कि जॉब मुझे मिलेगी। मैं निराश होकर अपना उदास चेहरा ले बाहर आकर बैठ गई थी। इतनी देर में दोबारा से मेरा नाम लेकर मुझे अंदर बुलाया गया। जैसे ही मेरा नाम पुकारा गया,
मैं फौरन ही केबिन की तरफ चली गई। अंदर जाते ही वो मुझे कांग्रेट्स कहने लगे कि कल से आप अपनी जॉब ज्वाइन कर सकती हो। सर का इतना कहना था कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मैं तो समझो खुशी से पागल ही हो गई थी, क्योंकि यह मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी। इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी करना मेरी खुशकिस्मती थी। मैंने सर को थैंक यू कहते हुए उस लड़के के चेहरे पर भी ध्यान दिया था। वह अपने मोबाइल में शायद कुछ कर रहा था और उसको भी थैंक यू बोलकर मैं केबिन से बाहर निकल आई थी। वापस आने पर सारे रास्ते मेरे दिल में खुशी थी कि जब मैं घर जाकर अपने भाई बहन को खुशी सुनाऊंगी तो वह भी खुशी से पागल हो जाएंगे। मेरी जॉब का सबसे बड़ा क्रेडिट आरतू को जाता था, जिसने आज मेरी हेल्प करके मुझे टाइम पर ऑफिस पहुंचा दिया था। इसलिए मैंने रास्ते में सबसे पहले मिठाई खरीदी और मैं रथु के घर चली गई थी। मैंने मिठाई का डब्बा खोलकर रथु और उसकी मां का मुंह मीठा करवाया और उन्हें बताया कि मेरी जॉब लग गई है। रथु की मम्मी ने मुझे आशीर्वाद दिया और गले से भी लगाया था। राखी की मम्मी मच जानती थी, उनको पता था कि मैं किस परेशानी भरे हालात से गुजर रही थी। आरतू भी बहुत खुश थी। मुझे देखकर उसने कहा कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर अपनी स्कूटी से छोड़ आती हूं। मैंने रातू से कहा कि तुम तकलीफ मत करो, मैं चली जाऊंगी, लेकिन फिर भी उसने जिद से मुझे अपने घर तक छोड़ दिया। घर आने के बाद जब मैंने अपने भाई बहनों से मेरी नौकरी के बारे में बताया तो उन लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। शायद उन लोगों को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी, क्योंकि वह जानते थे कि जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं उन्हें अच्छे से पढ़ा लिखा भी पाऊंगी और हम लोग अच्छा खाना भी खा पाएंगे। इसी खुशी के साथ उन सब ने मुझे गले से लगा लिया और मेरी आंखों में भी खुशी के आंसू आ चुके थे। भले ही मेरी जिंदगी में लाखों दर्द थे, लेकिन उन लोगों की खुशी को देखकर मैं बिल्कुल दर्द रहित हो गई थी। अब मुझे कहीं ना कहीं भरोसा हो गया था कि मैं अपनी और अपने भाई बहन की जिंदगी को सुधार दूंगी। मुझे इतनी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई थी, इसलिए पैसे की कोई कमी नहीं थी, और जब तक इंसान के हाथ में पैसा होता है वह अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी सकता है। मैंने कभी भी गलत नहीं सोचा था। मैं तो बस यही सोचती थी कि जब मैं इस कंपनी के अंदर पूरी तरह से जम जाऊंगी और मेरी अच्छी खासी सैलरी आने लगेगी तो मैं सबसे पहले अपने भाई बहन की अच्छे से पढ़ाई पूरी करवाऊंगी, उन्हें कामयाब करूंगी, उनके लिए अच्छे कपड़े, खाना, सब चीजों का इंतजाम करूंगी। भले ही मुझे फटे कपड़े क्यों ना पहने पड़े, लेकिन अपने भाई बहन को अच्छे और ब्रांडेड कपड़े पहनाऊंगी ताकि उन्हें अपने स्कूल और कॉलेज में किसी के सामने शर्मिंदगी महसूस ना हो। उनके लिए तो मैं अपनी जान तक देने को हाजिर थी। यही सब मैंने अपनी माँ पापा से सीखा था। वह लोग गरीब होते हुए भी हम लोगों की सारी इच्छा पूरी कर रहे थे, इसलिए मैं भी अपने भाई बहनों की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देना चाहती थी। खैर, अब दूसरे दिन से मैंने नौकरी पर जाना शुरू कर दिया। मुझे कंपनी का काम भी अच्छे से समझ में आ गया था। अब मुझे जाते हुए सिर्फ 5 ही दिन हुए थे कि एक रोज बॉस मेरे केबिन में आए और मुझसे कहने लगे कि आज थोड़ा काम ज्यादा है, इसलिए तुम्हें लेट घर जाना पड़ेगा। अब मैंने उनकी हां में हां मिला दिया, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी में मुझे नौकरी उन्होंने दी थी और ऊपर से मेरी सैलरी भी अच्छी खासी थी। अगर मुझे थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ रहा है तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगी। मैंने फोन करके घर पर बोल दिया कि आप लोग खाना खाकर सो जाना, मुझे यहां पर कुछ काम ज्यादा है, इसलिए मैं लेट ही आ पाऊंगी। और मैं वहां पर काम करने लग गई। थोड़ी ही देर बाद मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए केबिन से बाहर आई तो मैंने देखा कि पूरे ऑफिस के अंदर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने बॉस के पास जाकर कहा कि आपने सब लोगों को छुट्टी दे दी और सिर्फ मुझे ही यहां पर रखा है। तभी बॉस ने कहा कि काम ही तुमसे है तो तुम्हें ही रखेंगे ना। मुझे उनकी बातें समझ में नहीं आई, इसलिए मैं दबे पांव वापस अपने केबिन में आ गई। मेरा मन बहुत घबरा रहा था, क्योंकि एक तो रात भी काफी होने को चली थी, ऊपर से पूरे ऑफिस में कोई भी नहीं था। मैं जब तक केबिन के अंदर थी मुझे लगा कि सारे लोग बाहर काम कर रहे हैं। मुझे कहां पता था कि सब लोग अपने अपने घर जा चुके हैं। थोड़ी ही देर बाद मैंने देखा कि वह बॉस और उनका बेटा
मेरे कबीर में आते हैं और आते ही सीधा मेरा दुपट्टा मेरे शरीर से हटा देते हैं। उन लोगों की ऐसी हरकत को देखकर मैं गुस्से में चिल्लाने लगी कि आप लोग ये सब क्या कर रहे हो। तभी उन लोगों ने कहा कि तुम्हारी शक्ल देखकर ही तो हम लोगों ने तुम्हें नौकरी दी थी। दरअसल हम लोगों का काम ही यही है कि हम बेसहारा लोगों का फायदा उठाते हैं, और यही सब तुम्हारे साथ भी हुआ। हम लोगों ने तुम्हारे जब डॉक्यूमेंट चेक किया तो उसमें ऐसी कोई भी काबिलियत नहीं थी कि तुम हमारी इतनी बड़ी कंपनी में काम कर सको। तुम्हारी तो इतनी औकात भी नहीं है। लेकिन तुम्हें काम ही हम लोगों ने सिर्फ इसीलिए दिया था क्योंकि तुम दिखने में इतनी ज्यादा सुंदर हो कि तुम्हारे साथ मजा लिया ही जाए। इस तरह उन बाप बेटे ने मेरे साथ वह सब कर लिया और मुझे जानवरों की तरह नोच डाला। अब मैं जैसे तैसे उनके चंगुल से भाग निकली और दबे पांव घर की तरफ आ रही थी। मेरा शरीर दर्द से टूट रहा था। मेरी उम्र इतनी ज्यादा नहीं थी कि मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकूं। उन लोगों ने नौकरी के नाम पर जो मेरे साथ किया था, उसके बाद से तो मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मैंने ये देखा कि एक समय के लिए मेरी जिंदगी में खुशियां आई थीं, लेकिन वह भी वापस चली गई। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि उन लोगों ने मेरे साथ ये सब कर डाला। आजकल लोगों को अपनी मजबूरी बताने का तो टाइम ही नहीं रहा। अगर हम किसी को भरोसा करके अपनी मजबूरी बता दें कि हम लोग किस कंडीशन से गुजर रहे हैं, तो वह हमारी मजबूरी का फायदा उठा लेते हैं। ऐसा कुछ ही मेरे साथ हुआ था। मैंने अपने बॉस के सामने अपनी मजबूरी रख दी थी कि किस तरह मेरी जिंदगी चल रही है, तो उन्होंने मेरे ऊपर तरस खाकर मुझे नौकरी पर तो रख लिया, लेकिन सिर्फ अपने मतलब को निकालने के लिए। खैर मैं घर आ गई, लेकिन अपने भाई बहन को मैंने कुछ भी नहीं बताया क्योंकि मैं उन्हें परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। मैं बिना खाना खाए चुपचाप सो गई। दूसरे दिन मैंने ये बात जब आर्थू को बताई तो वह मुझे सीधा पुलिस स्टेशन ले गई और वहां पर जाकर मैंने उन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। अब उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा हो गई क्योंकि पुलिस में जो ऑफिसर था वह बड़ा ही नेक दिल और ईमानदार था। उसने मेरी सिचुएशन को समझा और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवा दी और मुझे एक अच्छी नौकरी भी दिलवा दी थी। अब मैं पढ़ाई करने के साथ साथ नौकरी भी करती थी और अपने भाई बहनों को भी पढ़ाती थी। भले ही मेरी जिंदगी में हजारों उतार चढ़ाव आए थे, लेकिन अंत में सब कुछ ठीक हो चुका था। धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।